नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की चर्चा। मैं हूं प्रीति सिंह। आज के दौर में सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के बीच मीडिया के लिए विश्वसनीयता की अहमियत पहले से ज्यादा बढ़ गई है। खबर जहां जल्दी पहुंचाने पर जोर है, वहीं समाचार में वस्तुनिष्ठा, निष्पक्षता और सटीकता बनाए रखना बेहद जरूरी है। मीडिया कल, आज और कल विषय पर एमवी कामत एंडाउमेंट मेमोरियल को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि मीडिया को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए पत्रकारिता के नियमों और सिद्धांतों का पालन करना चाहिए और फर्जी और गलत खबरों के प्रसार को रोकना चाहिए। साथ ही लोगों तक सही, सटीक और सरल भाषा में खबरें पहुंचानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम इस समय बदलाव और सुधारों की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और इन सुधारों को आगे ले जाने के लिए सटीक जानकारी और प्रक्रिया जरूरी है। वक्त के साथ विकास को बढ़ावा देने और समाज की बेहतरी के लिए बदलाव लाने वाले कारकों पर मीडिया को अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए और ऐसी खबरों को तवज्जो देनी चाहिए। साथ ही इंटरनेट के प्रयोग के कारण पारंपरिक मीडिया के लिए बढ़ती चुनौतियों के बीच उन्होंने टेक जायंट्स को पारंपरिक मीडिया के साथ रेवेन्यू शेयर करने के लिए भी कहा है। आज की चर्चा में हम पत्रकारिता जगत की मौजूदा चुनौतियों और बदलते वक्त के साथ आगे की राह पर चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं दो वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ हैं रामकृपाल सिंह जी और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं संजय सिंह जी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। रामकृपाल जी, हमारे देश में देखें तो पत्रकारिता को एक पेशे से ज्यादा समाज सेवा और समाज में बदलाव का माध्यम माना जाता रहा है। आप लंबे समय से पत्रकारिता में हैं। कल और आज की बात करें तो आप मीडिया के सफर को कैसे देखते हैं? देखिए, मीडिया का सफर बहुत ही उथल पुथल भरा रहा है और इसमें टेक्नोलॉजी ने समय समय पर बहुत ज्यादा परिवर्तन किया है। उसके साथ कदम बढ़ाते हुए जो आपने कहा कि जो चीज चाहे पुराना दौर रहा हो, बीच का दौर हो, आज का दौर हो या आने वाला समय हो, एक चीज जो मीडिया में हमेशा रहेगी और जो पैमाना होगा मुख्य रूप से वो है विश्वसनीयता का। जल्दी पहुंचना, देर में पहुंचना, ये जो स्पीड का हो गया है, ये देखिए प्रिंट के साथ ऐसा नहीं था। क्योंकि प्रिंट में एक ऐसा होता है जैसे वो फिल्म का एक माध्यम होता है कि फिल्म वही रिलीज होगी जो उसका निर्देशक चाहता है। ऐसे ही प्रिंट में 24 घंटे होता था। आप देख लीजिए, अगर उसके बाद गलती होती है तो वो चूक संपादकीय विभाग की हो सकती है, किसी और विभाग की हो सकती है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि जल्दीबाजी में ऐसा करना पड़ा, ऐसा नहीं। लेकिन चूंकि आज जो सोशल मीडिया है, आज जो टेक्नोलॉजी ने एक तरह से सूचना का जो एक बम्बार्डमेंट है, तो उसमें ये मुझे ऐसा लगता है जो सबसे बड़ी चुनौती है, ये लोग भूल जा रहे हैं। पहले टेलीविजन में लोग भूल गए। ये मत सोचिए कि दुनिया का सारा ऑडियंस उसी समय आपको सुन रहा है या देख रहा है, ऐसा नहीं है। इसलिए सबसे पहले के चक्कर में अगर कहीं चूक होती है, गलत चीजें जाती हैं, तो वो भारी पड़ेगा। उस समाज में उसके दुष्परिणाम आते ही हैं और वो मीडिया की भी विश्वसनीयता बहुत हद तक नहीं चलती। इसलिए चाहे देखिए वो प्रिंट हो, रेडियो हो, टेलीविजन हो, मोबाइल ऐप हो, सब कुछ, कितनी बार आप भेड़िया आया, अगर आप गलत साबित हो गए तो फिर एक दिन आप उतर जाएंगे। तो सबसे बड़ी जो चीज है वो ये है कि एक तो आप ऑब्जेक्टिव रहिए, दूसरा जो निष्कर्ष भी आप निकालें वो तथ्यों के अनुरूप हो। ये नहीं है कि तथ्य कुछ हैं और आप वो तथ्य दिखा रहे हो या तोड़ मरोड़ के दिखा रहे हो। आप निष्कर्ष को भी अपने हिसाब से, यानी मीडिया का एक सबसे बड़ी चीज है, मैं कहता हूं कि जो एक प्रिंसिपल है, पुट यू बिफोर आई। अपने आई को, अपने मैं को हमेशा पीछे रखिए, क्योंकि मीडिया ये पब्लिक, आपके पर्सनल एक्सप्रेशन का माध्यम नहीं है, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है। हो सकता है कि जो चीज आप कह रहे हो, जो घटना है, घटना जो बयान कर रही है, आप उससे सहमत, व्यक्तिगत रूप से आपकी सहमति नहीं हो, लेकिन जो तथ्य है वो, मेरा ये कहना है कि देखिए धरती गोल है, ये गोल है, ये ऑब्जेक्टिव ट्रुथ है, ये धरती का सच है। हो सकता है कि मेरी चॉइस रही हो कि अगर गोल के बजाय बिल्कुल सपटी होती तो ज्यादा बेहतर होता, वो एक अलग चीज है, लेकिन जो सच है वो सच है।
इसलिए ट्रुथ इज ऑब्जेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव। आप सच्चाई को व्यक्तिगत मत बनाइए, उसको बस परख ही रहने दीजिए और जहां तक हो सके तथ्यों के अनुरूप ही विश्लेषण कीजिए। और मुझे लगता है जो वेंकैया जी ने आज जो बात कही है, देखिए वेंकैया जी जिस समय बहुत उनका एक लंबा दौर प्रिंट के साथ गुजरा है, टेलीविजन एक तरह से आया है बहुत, मैं तो ये नहीं कहूंगा एकदम नया है, लेकिन टीवी भी हो, सोशल मीडिया जिस तरह से उस पर एक बिल्कुल बम्बार्डमेंट हुआ है, जहां ये फुर्सत ही नहीं है लोगों को रीचेक करने की, कुछ भी आया आपने डाल दिया, तो उससे क्या हो रहा है कि मीडिया की साख तो खत्म होगी ही, जो लोग उसमें, समूचे मीडिया की नहीं, आज भी बहुत सारे लोग हैं जो इस बात के पक्षधर हैं, उस बात पर चल रहे हैं कि बिल्कुल तथ्यपरक चीजें हों। संजय जी, अगर आपके नज़रिए से मैं समझना चाहूँ तो आप क्या मानते हैं कि बदलते दौर के साथ, जैसा हमें बता रहे थे अभी सर भी, कि आपको लग रहा है कि आज के दौर में बदलते वक्त के साथ क्या पत्रकारिता, मीडिया की अगर बात करें तो क्या उसकी भूमिका भी बदली है और ये बदलाव किस दिशा में रहा है? देखिए, एक चीज है प्रीति जी, वेंकैया जी उपराष्ट्रपति जी का जो आज का भाषण था, उनका एक बहुत लंबा अनुभव रहा है। एक रीडर, एक दर्शक के रूप में तो है ही, साथ में उन्होंने विभिन्न जो दायित्व अपने निर्वाह किए हैं सरकार के अंदर, जो पार्टी के अंदर, और अब एज उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में, उसमें उन्होंने मीडिया को बाहर से, मीडिया के कार्यप्रणाली को अंदर से, और मीडिया के साथ तमाम जो बाकी जुड़े हुए पहलू हैं उनको देखा है, चाहे वो प्रिंट हो, चाहे वो डिजिटल हो, चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो। तो इसलिए अगर वो कोई बात कहते हैं, और उन्होंने बहुत बातें बिल्कुल साफ, बड़ी साफगोई से कहा है, कहीं भी उन्होंने वर्ड्स अपने हेज नहीं किए हैं, जहां क्रिटिसिज्म था वहां क्रिटिसिज्म किया है, जहां सलाह देनी थी वहां सलाह दिया है। जो रामकृपाल जी कह रहे थे, मूल जो केंद्र है उन सारी चीजों का, वो है विश्वसनीयता। बिल्कुल। अब ये जो दौर है कि मान लीजिए कि हम ऐसा कह सकते हैं कि सोशल मीडिया के आने से एक बहुत बड़ा डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है वॉइसेस का, क्योंकि आप पहले देखेंगे जो चेंज की बात आप कह रहे हैं, पहले 5 या 7 अखबार हुआ करते थे जो प्रमुखता मतलब सर्कुलेशन में थे। अखबारों की संख्या तो बहुत होगी, चाहे वो प्रदेश में उसी संख्या को ले ले या राष्ट्रीय स्तर पे उसी संख्या को ले ले, वो संख्या काफी बढ़ी। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये है कि जब वो संख्या कम थी तो आप जो बात कहते थे, एक तरह की बात, वो एक तरह की बात ही प्रचारित या प्रसारित होती थी। अब ऐसा नहीं है। अब यह है कि आप अगर कोई चीज कह रहे हैं तो दूसरी तरफ से जो आवाजें हैं वो आवाजें आ रही हैं, वो उन आवाजों में क्रेडिबिलिटी क्या है, या जो काउंटर आर्गुमेंट है वो कितना सही है, कितना वैलिड है, या कोई इमेजिनरी या फ्लिम्जी सा कोई काउंटर लेकर के आ रहा है। मुख्य जो डिबेट का इशू है वो ये है। देखिए, टेलीविजन की अपनी एक उपयोगिता है, लेकिन भारत में टेलीविजन आया तो जो चीज रामकृपाल जी का बड़ा लंबा अनुभव रहा है टेलीविजन के साथ, संस्थानें उन्होंने हेड किए हैं, चलाए हैं, और अगर किसी का कैच लाइन ही हो सबसे तेज तो फिर क्या करेंगे, फिर तो सबसे तेज की मारामारी सभी जगह वो हो जाती। और फिर ये होता है कि हमने 3 सेकंड पहले दिखा दिया, 4 सेकंड पहले दिखा दिया, और फिर कुछ शब्द एक जुड़ा था उसके साथ, एम्बुलेंस चेजर्स। तो ये जो चीजें हैं, मुझे लगता है कि मुख्य जो उपराष्ट्रपति जी का जो आग्रह था, जो केंद्र बिंदु था कंसर्न का, वो वहां पे था। अगर आज भी जिस चीज का वो जिक्र कर रहे हैं, मैं स्वयं भी कोरोना काल में, मान लीजिए अखबार नहीं आते थे तो आप उसके डिजिटल फॉर्मेट में उनका जो पीडीएफ फॉर्मेट आता था उसमें कई लोग देखा करते थे, ई पेपर देखा करते थे। अखबार एक आदत है। देखिए, अखबार इसलिए वो सबसे ज्यादा चल रहा है क्योंकि अखबार की विश्वसनीयता डिजिटल या सोशल पे जो है उससे अभी भी ज्यादा है। टेलीविजन में आप कोई खबर लगा करके उसको हटा सकते हैं, डिजिटल में डिलीट कर सकते हैं, या उसको कहीं और डंप कर सकते हैं। अखबार में जो एक बार छप गई वो छप गई और फिर सारे दिन पली रही। उसके साथ उनका एक सिस्टम है रिपोर्टाज का, है उसका चेक का, काउंटर चेक का, और जो लोग कर रहे हैं उनका एक जो कार्य अनुभव की निश्चित समय सीमा होती है। आप किसी भी डिजिटल आउटलेट में चले जाइए, देखिए वहां काम करने वाले लोगों का एवरेज एज क्या है। मुझे एवरेज एज या यूथ इंथुजियाज्म से कोई परहेज नहीं है, लेकिन परहेज तब होता है जबकि आप चीज को समझ नहीं पाते कि इसमें सही या गलत क्या है।
कई चीजें प्राइमा फेसाई जो एक लाइन में सुनाई देती उसके पीछे के तथ्य वो नहीं होते, या कोई बोलता है वो नहीं होते। तो जब तक उसको परखने की क्षमता नहीं होगी तब तक हम क्रेडिबल न्यूज नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए वेंकैया जी ने जिन चुनौतियों के बारे में आगाह किया है वो चुनौतियां काफी वाजिब हैं। देखिए, इंडिविजुअल पूर्वाग्रह, इंडिविजुअल एजेंडाज वो पहले भी थे, अब भी हैं। अब शायद इसलिए ज्यादा परिलक्षित होता है क्योंकि एक व्यवस्था के खिलाफ एक बहुत बड़ा वर्ग है, जो वर्तमान व्यवस्था है भारत में, जो सरकार है, मोदी सरकार या जो केंद्र में सरकार है और बहुत जगह उनकी सरकारें हैं, उनके खिलाफ बहुत सारे ऐसे लोग जो एक पूर्वाग्रह से वो काम कर रहे हैं। तो वो उसी चीज को हर नजरिए से देखते हैं, इसलिए वो चुनौतियां और भी बढ़ गई हैं। बिल्कुल, तो चुनौतियां बड़ी हैं। और जैसे रामकृपाल जी आप लोग कह रहे हैं विश्वसनीयता का पैमाना आजकल सबसे बड़ी चुनौती है। और आज का दौर जिस तरह से फटाफट खबरों का दौर है, आप कह रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ का टाइम है, कौन सबसे जल्दी खबरें पहुंचाता है, और साथ ही सोशल मीडिया का प्रभाव जिस तरह से अब आजकल है, इसके इम्पैक्ट को हम किस तरह से देखते हैं? लोगों पर इसका इम्पैक्ट किस तरह से पड़ रहा है? देखिए, कोई भी घटना या कोई भी जो भी हम कहते हैं उसमें तीन बातें हो सकती हैं। या तो अतीत की हो, पास्ट टेंस हो, हाँ। या वो वर्तमान का हो, आज की तारीख में हो, या फिर हम आने वाले भविष्य की बात करते हैं। तो क्या होता है कि जो अतीत में हुआ है वो एक फैक्चुअल है, उस पर मतांतर हो सकते हैं, लेकिन बहुत कम गुंजाइश होती है कि उसको लेकर के बहुत दिन तक झूठ बोला जाए या कोई चीज हो। वर्तमान में जो हो रहा है उसको भी आजकल डिजिटल मीडिया है, तमाम तरह के, काफी हद तक उस पर भी उतना वो नहीं होता डेविएशन। मान लीजिए आज किसी ने कुछ कह दिया, लेकिन वो सबको सामने आ जाएगा। सबसे खतरनाक है किसी एक घटना को लेकर के कि भविष्य में क्या होगा, क्योंकि वहां पे आप टेस्ट नहीं किए जाते हैं। कुछ भी आप आज कह दीजिए, पता चलेगा 6 महीने बाद, साल भर बाद, वो आप जानते हैं कि यहाँ कोई फॉलो करता नहीं, कुछ भी कह के आप निकल लीजिए। तो मुझे सबसे बड़ा खतरा जो है होगा, यानी फ्यूचर टेंस में जो जितनी चीजें कही जाती हैं, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये होने वाला है। और चूंकि एक सामान्य सी बात है कि आम आदमी, ये क्या खास आदमी भी, हमेशा भविष्य की आशंकाओं के प्रति बहुत ज्यादा चिंतित रहता है। वो जिस हाल में भी है वो एक तरह से यथास्थितिवादी बहुत रहता है। मेरे पास तकलीफें बहुत हैं, लेकिन आज जो कुछ भी है कम से कम काम तो चल रहा है ना। अगर कोई कहता है कि ये भी छीन जाएगा, तो मैं जो सबसे बड़ा खतरा ये मानता हूं कि एक विकासशील समाज में बहुत सारे परिवर्तन ऐसे होंगे जिनका बहुत कम लोग जो साइंटिस्ट हैं या उस पर्टिकुलर फील्ड के हैं वे जानते हैं कि इसका आने वाले समय में क्या फायदा हो सकता है। बाकी लोग, कुछ लोग तो उसमें जानते भी हैं कि हाँ ये फायदा है, लेकिन अपने निहित स्वार्थों के चलते वो सोचते हैं कि आज इसका भरपूर लाभ उठा लो। वो चाहे टीआरपी के संदर्भ में हो, चाहे वोट बैंक के संदर्भ में हो। तो आप ये देखिए ना, मैं आपको उदाहरण बताऊं, कितने उदाहरण हैं। आप जब भी समाज में किसी तरह का परिवर्तन आता है, जिसमें वेंकैया जी जो बात कर रहे हैं, मैं एक बात बताऊं, आप 50 साल के अखबार उठा करके या टेलीविजन जब से आया तब से देख लीजिए और सारी हेडलाइंस पढ़ लीजिए, सारी बड़ी खबरें, और 50 साल के हिंदुस्तान के विकास को रख दीजिए, तो आपको लगेगा कि जहां यह हिंदुस्तान विकसित हो रहा था वहां से ये अखबार छप नहीं रहे थे, या फिर जहां ये अखबार छप रहे थे वहां यह विकास कैसे हो गया, संभव नहीं मिलेगा। और मैं मानता हूं कि पूरी दुनिया में होता है कि पॉजिटिव चीजें जो होती हैं वो सांप की तरह होती है, सर्प गति से होती हैं। क्वांटिटेटिव चेंज धीरे धीरे क्वालिटेटिव चेंज में बदलता है। यानी पानी पानी ही दिखता है 99 डिग्री तक, अचानक वो भाप बनेगा। तो क्या होता है, मैं मानता नहीं हूं कि आप एकदम विकास के बारे में करें, लेकिन जब कोई परिणाम सामने आता है तो ईमानदारी से उस पॉजिटिव खबर को तो दिखाइए कि हाँ ये हुआ है। क्योंकि तो दिक्कत मेरी खतरे की ये होती है कि आज की तारीख में जब चीजों को बहुत निगेटिव, वर्तमान को बहुत निगेटिव आप नहीं दिखा सकते, तो आप एक भविष्य की बड़ी ही
खूंखार तस्वीर, भयावह तस्वीर आप सबके सामने करते हैं, और जो मीडिया उसमें बड़ा मैं देखता हूं सुकून पा रहा है, वो थोड़ा सा एक खतरा बढ़ गया है। दूसरी बात जो मैं आपसे फिर इस बात को कह रहा हूं कि हम लोग भी टेलीविजन में जब ये शुरू हुआ था कि सबसे पहले हम, सबसे आगे हम जी। ये टेलीविजन को बाद में समझ में आ गया कि मेरे हर आदमी यहाँ पर किसान मजदूर छोड़ करके टेलीविजन के पर्दे पर नहीं बैठा है। ये गलत फहमी है कि जो बात आप जल्दी कह देंगे तो पूरी दुनिया जान जाएगी, नहीं। आप पूरी ईमानदारी से तथ्य को चेक करके आइए, भले उसमें लेट हो। अब बहुत सारे लोग ये करने लगे हैं, जो नहीं कर रहे हैं उसके पीछे निहित स्वार्थ है, कोई न कोई वो एक चीज हो सकती है। और मैं समझता हूं कि बार बार ये बात उठती है कि इसके लिए कोई कानून बनाया जाना चाहिए, लेकिन मेरा भी ये मत है कि कानून के रास्ते चल करके फिर वो पत्रकारिता पढ़ाता है। अगर विश्वसनीयता खुद अपने है, एक बहुत बड़ा पैमाना है, और व्यूअर बहुत दिन तक इस तरह की चीजों को नहीं करता। अगर बॉम्बे हाई में तेल निकला है तो आप कब तक लिखेंगे खून निकला है? एक दिन तो लिख देंगे, आप खूब दिख जाएंगे, खूब देखे जाएंगे, लेकिन जब हकीकत आ जाएगी नहीं वाकई वहां तेल निकला था, तो फिर आप क्या करेंगे? तो मेरा मानना ऐसा है, वेंकैया जी की चिंताएं अपनी जगह पे हैं, बिल्कुल हैं, और लगातार जब तक ये मीडिया रहेगा तब तक इस तरह की चीजें कही जाएंगी, सावधानियां बढ़ती जाएंगी। लेकिन मैं मानता हूं कि अच्छी पत्रकारिता करने वाले, अब ये जो बिल्कुल आधी आ गई है ना, पहले संपादक के नाम चिट्ठी लिख 1000 लोग लिखते थे, एक किसी की छपती थी जी। आज क्या हो गया है कि मोबाइल फोन है, कोई गाली भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो ये जो अपॉर्चुनिटीज की एक तरह से बाढ़ आ गई है, उसके चलते उसका दुरुपयोग भी बहुत हो रहा है। जब आपको साधन जैसे यही है कि स्पेस की समस्या अब नहीं है, टाइम की समस्या नहीं है, तो आप उसमें क्या है कि लगातार लगे हुए हैं। लेकिन ये मेरा ऐसा विश्वास है कि टिकेगा वही जो विश्वसनीय होगा। लंबे दौर में मीडिया एक पब्लिक मीडियम है, ये पब्लिक का माध्यम है, टिकेगा वही। बाकी ठीक है, अपना पर्सनल आप कुछ भी करते रहिए, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, मीडिया हाउसेस जो एस्टेब्लिश मीडिया हाउसेस है, अगर वहां से कोई भी गफलत होती है तो निश्चित तौर पर उसका समाज पर बुरा असर पड़ता है और उसकी कीमत राष्ट्र को चुकानी पड़ती है। बिल्कुल। तो संजय जी, जैसे रामकृपाल जी भी कह रहे हैं कि काफ़ी हद तक ये टीवी मीडिया को समझ में आ गया है कि जल्दबाजी से थोड़ा देर भली है, क्या आप भी ये मानते हैं? और जिस तरह से उपराष्ट्रपति ने कहा है कि वक्त के साथ विकास को बढ़ावा देने और समाज की बेहतरी के लिए बदलाव लाने वाले कारकों पर मीडिया ध्यान केंद्रित करे और ऐसी खबरों को तवज्जो दे, क्या लग रहा है कि इस दिशा में हमारा मीडिया आगे बढ़ रहा है? और जो असर की बात मैं कर रही थी, आज के मीडिया के असर को आप कैसे देखते हैं? समाज पर किस तरह का असर पड़ रहा है आज की पत्रकारिता से? देखिए, वेंकैया जी ने जो चिंताएं जाहिर की हैं वो विश्वसनीयता निश्चित रूप से घटी है। और अगर आप जाएंगे, बाहर निकलेंगे, तो कई जगह मैंने स्वयं फील किया है कि मैंने ओवर द इयर्स अगर आप जाता हूँ कभी किसी कम से कम कोई वैसे सिचुएशन में, तो कई बार लोग आपके उन अभद्र भाषा का भी प्रयोग करने से नहीं चूकते मीडिया के बारे में। तो ये एक स्थिति है जिसे मीडिया एट लार्ज जो संस्थान है उनके बारे में कंसर्न का इशू है। इसमें देखिए, एक चीज हुआ करता था, जैसे मीडिया न्यूज जो है, न्यूज एडिटोरियल टीम का एक डिस्कशन हुआ करता था। आज बहुत सारे समय में न्यूज मैनेजमेंट होता है। न्यूज मतलब एडिटर्स जो है कई बार न्यूज मैनेजर्स हो गए। तो अगर वहां की एक प्रक्रिया है जो इंटरनल करेक्शन की जरूरत है मीडिया हाउसेस में, कि आप जब न्यूज को मैनेज करने लगेंगे बनिस्बत की एक न्यूज के एडिटोरियल सिलेक्शन के बजाय, तो वो प्रॉब्लम होगी। मीडिया हाउसेस, वेंकैया जी ने पेड न्यूज का जिक्र किया और बाकी तमाम चीजों का जिक्र किया। तो एक वहां पे पैमाना कहीं ये नहीं है कि इस तरह के लोग कोई मीडिया का संस्थान चला सकते हैं या नहीं चला सकते हैं। कई संस्थान का जन्म ही वो एजेंडा ड्रिवन होता है कि हमें ये मीडिया को सामने रख करके कुछ और करना है। कई ऐसे संस्थान हैं जो आइडियोलॉजिकल कारणों से उनकी उत्पत्ति हुई है कि हमें इसका साथ देना है या इसका हमें विरोध करना है। तो ये जब समस्याएं होती हैं तो मीडिया की विश्वसनीयता गिरती है। दूसरी, अगर आप देखेंगे तो
एक जो लोगों का आपसी संवाद है, एक क्या होता है कि कई बार जैसे आजकल का यंगर जनरेशन जो है वो अखबार नहीं देखता। मैं अपने घर में बच्चों को देखता हूँ या आसपास बच्चों को देखता हूँ, वो सुबह उठ करके अखबार पढ़ने की एक प्रक्रिया जो थी कि चाय के साथ जी जी। या कॉफी के साथ अखबार न मिले तो दिन की शुरुआत नहीं होती। वो न्यूज ऐसा नहीं कि वो दुनिया से कटे हुए हैं, उनका अपना एक तरीका है न्यूज के देखने का, और वो जो डिजिटल माध्यम है या सोशल मीडिया का माध्यम, उस माध्यम से वो अपने मतलब का न्यूज एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है। एक और दौर आया अभी कोविड के दौरान जहां अखबार आपको मिल नहीं रहे थे और टेलीविजन के पत्रकार भी बाहर नहीं, ऑब्वियसली जो रेस्ट्रिक्शंस थी उसके कारण। तो एक न्यूज कंजम्पशन की क्षमता ऐसा माना गया कि लोगों की कम होती जाएगी। ठीक है। लेकिन अब जब वापस बाजार खुल गया, इकोनॉमिक रिकवरी की तरफ बढ़ने लगे, तो एक मेरा सुखद अनुभव ये भी दिखता है कि अगर आप आज के डेट में कोई भी मेन स्ट्रीम अखबार उठाएंगे तो उनमें जो एडवर्टाइजिंग का जो पेजेस हैं या उसकी जो संख्या है वो संख्या बढ़ी है। एक वेंकैया जी की चिंता उस तरफ भी है, रेवेन्यू की तरफ, जहां वो जिक्र कर रहे हैं कि बड़े जो जायंट्स हैं, सोशल मीडिया जायंट्स, और जो न्यूज एग्रीगेटर हैं जो एल्गोरिथम के बेसिस पे काम करते हैं, वो रेवेन्यू शेयरिंग करें। क्योंकि मान लीजिए कि समस्या एक होती है कि अगर रेवेन्यू नहीं होगा तो हिंदुस्तान में अखबार का दाम जो है वो सब्सिडाइज्ड है। वो सब्सिडाइज्ड इसलिए है कि आप जो अखबार 5 रुपए का या 7 रुपए का खरीदते हैं उसका प्रोडक्शन कॉस्ट उससे कई गुना ज्यादा होता है, और वो क्रॉस सब्सिडाइजेशन जो होता है वो जो उसमें एड्स आते हैं उसके माध्यम से होता है। सेम चीज वो टेलीविजन चैनल के बारे में भी कही जाएगी। तो ये एक जरिया, मतलब मैं उसको एक सुखद चीज देख रहा हूँ कि वापस लोग जो है अखबार मंगाने लगे हैं, अखबार देखने लगे हैं। टेलीविजन न्यूज में क्या है कि आपके सामने हाथ में एक रिमोट है। जी जी। अगर आपको ये पसंद है तो आप आगे बढ़ जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली टीवी में एक चीज और भी हुई है, रामकृपाल जी उस पर ज्यादा बेहतर बताएंगे, कि टेलीविजन से न्यूज जो होता था, न्यूज धीरे धीरे वो गायब होता चला जा रहा है। और जो सारे दिन जो एक डिस्कशन का दौर होता है जिसमें आपको पता है कि ये एक्स आएंगे तो क्या बोलेंगे, वाई आएंगे तो क्या बोलेंगे, जेड आएंगे तो क्या बोलेंगे, तो आपको जो इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए थी, जो आप किसी स्पॉट पे एक तरह का सिचुएशन देख करके आप अपना कोई असेसमेंट करते हैं किसी चीज के बारे में, वो असेसमेंट आप नहीं कर पा रहे हैं। या बहुत सारे समय में वो चीज जो आपको सचमुच दिखनी चाहिए थी वो आपको टेलीविजन नहीं दिखा रहा है। ऐसे तमाम एग्जाम्पल हैं। मतलब अगर आप स्टेट्स में जाएं या अभी किसान आंदोलन में ही जाएं तो किसी तरह का कभी एक आंदोलनों के बारे में कुछ लोगों का, कुछ मीडिया आउटलेट्स का रोमांटिसिज्म का एक भाव हो गया है। कहीं कोई चीज ऐसी उनको दिखेगी तो उसको वो ब्लैकआउट। वहां पे सोशल मीडिया फिर आपके वो जो आप देखना चाहते हैं, सही या गलत, वो फैसला फिर अंत में आपका है, या वो खबर सही होगी या नहीं है वो एक अलग डिबेट का इशू है। वहां पे वो सोशल मीडिया काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वहां से आपको वो खबरें, वो विजुअल्स या उस तरह के नैरेटिव्स आपको मिलने शुरू हो जाते हैं जो आप शायद देखना चाहते हो, भले ही नैरेटिव का पैटर्न कुछ और हो। फेक न्यूज वहां पे आगे आ जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो ट्रेडिशनल, अब टेलीविजन भी ट्रेडिशनल मीडिया में मानूंगा, मतलब उसको भी न्यू मीडिया नहीं कहा जा सकता क्योंकि मीडिया का दौर काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो वो जो दौर है और उसमें जो टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस हैं, उस दौर को वो हाउसेज जो वहां जो मैनेज कर रहे हैं उस चीज को गंभीरता से ले, क्योंकि जो चैलेंज है उस चैलेंज के नाम पे हर जो उस तरह के एक मीडिया आउटलेट हैं, उन्होंने अपना एक डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू कर दिया है। जो उनका पुराना वो था उसके ढर्रे में कितना परिवर्तन आया है उसके बारे में मैं बहुत श्योर नहीं हूँ। जी बिल्कुल। और जिस तरह से आप कह रहे हैं, इस बात का जिक्र किया है, टेक जायंट्स को रेवेन्यू शेयर करने के लिए कहा है जो ट्रेडिशनल मीडिया है, तो इससे जो फिलहाल संकट के बादल उन पर मंडरा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो पारंपरिक मीडिया है उसके अस्तित्व को बचाए रखने में भी काफ़ी मदद मिलेगी। अगर तमाम चुनौतियों की बात करूं मैं रामकृपाल सिंह जी, तो इस समय बड़ी चुनौतियां क्या आपको दिख रही हैं पत्रकारिता के सामने, और आने वाली दिशा, आने वाला फ्यूचर क्या दिखाई दे रहा है इसे लेकर? देखिए, मैं मानता हूं कि चुनौतियां रहेंगी, चुनौतियां कुछ हैं। सबसे बड़ी चुनौती जो है कि जो तकनीकी रूप से जो बदलाव हो रहा है उसके अनुपात में जो हमें बदलाव करना चाहिए या
वो हम नहीं कर पा रहे हैं। जैसे अभी संजय जी ने बहुत सही बात कही कि देखिए टेलीविजन और अखबार में एक बड़ा फर्क है। अखबार आज आप 12 पेज का निकाल सकते हैं, कल को आपको बहुत ज्यादा विज्ञापन आ गया तो आप उसकी संख्या 70-72 कर सकते हैं। लेकिन टेलीविजन की एक समस्या यह है कि आपके पास समय 24 घंटा ही है। आप जितने भी रील बनाएंगे आप टाइम को एक्सपेंड नहीं कर सकते। तो नतीजा क्या होता है कि कई बार अगर उसमें भी आप व्यूज को, जैसे क्या होता है व्यूज में खर्च भी कम आता है क्योंकि न्यूज गैदरिंग का थोड़ा खर्च ज्यादा होता है। तो मैं मान सकता हूं कि चलो ठीक है, कुछ चैनल जिनके पास रेवेन्यू नहीं है वो बहुत दूर तक दौड़ा, क्योंकि फील्ड में जाकर के विजुअल इकट्ठा करना, बाकी चीजें उसको हम लोग कहते हैं न्यूज गैदरिंग एक्सपेंस, वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। ऐसे 4 पॉलिटिकल पार्टीज के 4 लोगों को बिठा लिया, आपका 1 घंटे आपने डिस्कशन कर लिया। संजय जी कह रहे थे सबको मालूम है कि पॉलिटिकल पार्टी का प्रवक्ता क्या बोलेगा, जो उसकी पार्टी है वो कहीं भी जाए, 1 साल से आप बुलवाइए वही बोलेगा। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि डिस्कशन नहीं होने चाहिए, लेकिन बेसिकली सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे देश में जो अच्छा और बुरा दोनों का एक सामंजस्य होना चाहिए। हम भारत इतना तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, मैं अगर पूछूं कि कितनी पॉजिटिव चीजें, तो जैसे एक मेंटलिटी हो गई है कि पॉजिटिव तो दिखाना, वो ये पॉजिटिव काम करना तो उनका काम है ही है। जैसे ही आप कोई इस तरह की चीज करेंगे तो माना जाता है प्रचार कर रहे हैं। यानी मीडिया का मतलब यह नहीं होता है कि जितना निगेटिव या दुर्घटना कौन कहा, मैं वो कह रहा हूं सूचना वो भी होती है, दुर्घटना हमेशा एक प्रधान मतलब ज्यादा ध्यान खींचती है, कोई भी चीज हो गई। लेकिन साथ ही साथ अगर देश तरक्की कर रहा है और कोई चीज अच्छी है तो आप उसको भी प्रमुखता दीजिए, उसको भी ले आइए। मैं हमेशा एक बात को कहता हूं, अखबार हमारे घरों में दरवाजे के नीचे से डाला जाता है। तो मैं जब संपादक था तो मैं एक बात हमेशा कहता था अपने लोगों से कि आपका जो अखबार जा रहा है फ्रंट पेज पर आपका उद्देश्य होना चाहिए कि जैसे अखबार उठाए तो चेहरे पर मुस्कान आए। बिल्कुल, उपराष्ट्रपति ने भी कहा है और आप भी यही बात बता रहे हैं। समय यहीं पूरा हो रहा है, माफ कीजिएगा आपको बीच में रोक रही हूँ। रामकृपाल जी आपका और संजय सिंह जी आपका, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में शामिल होने के लिए, वक्त निकालने के लिए। तो जाहिर है आज के दौर में पत्रकारिता में भी बदलाव तेजी से दिखा है, लेकिन इन बदलाव के बीच मीडिया को नैतिक और स्वतंत्र पत्रकारिता के मानकों के विपरीत चलने से आगाह रहना जरूरी है। उसे चौथे स्तंभ की अपनी भूमिका ईमानदारी और निष्पक्षता से निभानी चाहिए ताकि लोगों का उस पर भरोसा बना रहे और वो सकारात्मक विकास के साथ समाज में आदर्श और नैतिकता को स्थापित करने में भी अपना बहुमूल्य योगदान देता रहे। इसी के साथ आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।